साल 2025 में मॉनसून भारत में जीवन देने वाली शक्ति के रूप में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही के एजेंट के रूप में आया। उत्तरी राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हुई, जिससे घटनाओं की एक विनाशकारी श्रृंखला शुरू हो गई। बारिश की मात्रा चौंका देने वाली थी, जो सामान्य स्तर से कहीं ज्यादा थी और जमीन की उसे सोखने की क्षमता से ज्यादा थी। नदियां जो आमतौर पर घाटियों से शांति से बहती थीं, वे उग्र धाराओं में बदल गईं। उनका पानी भयंकर गति से किनारों से बाहर बहने लगा। इस भारी वर्षा से अचानक बाढ़ आ गई, जो बिना किसी चेतावनी के दिखाई दी, और विनाशकारी भूस्खलन हुए, जो पहाड़ियों से होकर गुजरे, अपने रास्ते में सब कुछ दफन कर दिया। आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था, जिसने हिमालय के ऊंचे इलाकों से लेकर उत्तरी मैदानों तक देश के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। इस हालिया तबाही ने 1988 की विनाशकारी बाढ़ से अनसेटलिंग पैरेलल्स खींचे हैं। उस साल एक असामान्य रूप से शक्तिशाली मॉनसून ने भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, खासकर पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में। उस समय के वेटरन्स को इनंडेटेड गांवों और रूइंड फसलों के ऐसे ही सीन याद हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स और रेजिडेंट्स का मानना है कि 2025 की बाढ़ अपनी तीव्रता और रैपिड ऑनसेट में कहीं ज्यादा गंभीर रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का कॉम्बिनेशन, जो बदलते क्लाइमेट पैटर्न से फ्यूल्ड है, और वल्नरेबल एरियाज में बढ़ता डेवलपमेंट ने एक ज्यादा पेरिलस सिचुएशन पैदा करती है। 1988 की याद अब सिर्फ एक ऐतिहासिक बेंचमार्क के रूप में नहीं, बल्कि एक रिकरिंग और वर्सनिंग खतरे की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करती है। इस साल की बाढ़ का मुख्य कारण कम समय में कॉन्सेंट्रेटेड बारिश की ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी थी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही थी। इससे बांध, जो पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अपनी ब्रेकिंग पॉइंट्स तक पहुंच गए। अधिकारियों के पास भाखड़ा और पोंग बांध जैसे जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर्स को रोका जा सके। यह आवश्यक लेकिन दुखद निर्णय ने पंजाब के मैदानों में पानी की एक शक्तिशाली सर्ज भेज दी, जिससे पहले से ही डायर सिचुएशन और बिगड़ गई और एक क्षेत्रीय संकट एक मल्टी स्टेट इमरजेंसी में बदल गया। प्रभावित राज्यों में शुरुआती आंकड़ों ने मानवीय और आर्थिक नुकसान की एक ग्रिम पिक्चर पेश की। सितंबर की शुरुआत तक मॉनसून से देश भर में मरने वालों की संख्या दुखद रूप से 500 लोगों को पार कर गई थी। शुरुआती अनुमानों से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्थिक नुकसान का संकेत मिला, एक आंकड़ा जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, निजी संपत्ति और कृषि को हुए नुकसान शामिल हैं। बाढ़ ने परिदृश्य पर और लाखों लोगों के जीवन में एक गहरा निशान छोड़ दिया है। जैसे जैसे कुछ क्षेत्रों में पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, तबाही की वास्तविक सीमा को अभी अभी समझना शुरू किया जा रहा है, जो डिल्यूज से तबाह हुए अनगिनत समुदायों के लिए रिकवरी का एक लंबा और कठिन रास्ता दिखाता है। हिमाचल प्रदेश, जो अपनी सीनिक हिमालयी सुंदरता के लिए जाना जाता है, प्रकृति के प्रकोप का ग्राउंड जीरो बन गया। राज्य में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई, जिससे 100 से ज्यादा भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स हुए। रेजिंग वाटर्स ने सड़कों, पुलों और घरों को बहा दिया, जिससे पूरे समुदाय आइसोलेटेड हो गए और बाहरी दुनिया से कट गए। राज्य में मरने वालों की संख्या 120 से ज्यादा हो गई, जो आपदा की अचानकता और हिंसा का एक दुखद प्रमाण है। राज्य के महत्वपूर्ण सेब के बाग, जो इसकी अर्थव्यवस्था का एक आधार है, सीवियरली डैमेज्ड हुए, जिससे हजारों किसानों की आजीविका को खतरा पैदा हो गया। कुछ क्षेत्रों में तबाही इतनी कंप्लीट थी कि ऐसा लगा जैसे घाटियों का जियोग्राफी ही रातों रात वायलेंटली रीड्रॉन हो गया हो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी दशकों में नहीं देखी गई ऊंचाई तक बढ़ गई। जुलाई में नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई, जिससे लो लाइंग एरियाज डूब गए और हजारों निवासियों को नदी के किनारे अपने घरों से इवैक्यूएट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों को स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स में स्थापित अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ ने शहर के जीवन को काफी हद तक बाधित कर दिया, जिसमें प्रमुख आर्टीरियल रोड्स डूब गए और दिल्ली मेट्रो के कुछ हिस्सों पर सेवाएं निलंबित कर दी गई, जबकि समय पर इवैक्यूएशन के कारण बड़ी कैजुअल्टीज को टाला गया।
संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान सब्सटैंशियल था, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रति शहर की वल्नरेबिलिटी की एक स्टार्क वार्निंग के रूप में काम कर रहा था। पंजाब, जिसे अक्सर भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ने अनुभव किया जिसे कई लोग 40 से ज्यादा सालों में अपनी सबसे खराब बाढ़ कह रहे हैं। हिमाचल में बांधों से पानी छोड़ने के साथ साथ भारी स्थानीय बारिश के कारण सतलुज, रावी और ब्यास नदियां कैटास्ट्रोफिकली ओवरफ्लो हो गईं। बाढ़ के पानी ने 23 जिलों में 1400 गांवों को डुबो दिया, जिससे 3,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सितंबर की शुरुआत तक 30 मौतों की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे बचाव दल ज्यादा आइसोलेटेड एरियाज तक पहुंचे, संख्या बढ़ने की उम्मीद थी। कृषि नुकसान बहुत बड़ा था, जिसमें अनुमानित 1,49,000 हेक्टेयर रेडी टू हार्वेस्ट फसलों, खासकर धान और कपास, पूरी तरह से भूरे पानी की एक विशाल चादर के नीचे डूब गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को भी एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। अपने पड़ोसी हिमाचल की तरह इस क्षेत्र को फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन के कॉम्बिनेशन का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण नदियां खतरनाक रूप से बढ़ गईं, जिससे जम्मू और श्रीनगर दोनों क्षेत्रों में मुख्य राजमार्ग कट गए और समुदाय आइसोलेटेड हो गए। आपदा में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और चैलेंजिंग माउंटेनस टेरेन में कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की बड़े पैमाने पर तैनाती की आवश्यकता पड़ी। बाढ़ ने जीवन और कॉमर्स को बाधित कर दिया, जिससे इस फ्रैजाइल और ब्यूटीफुल क्षेत्र की बढ़ती क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी उजागर हुई। केओस और डिस्ट्रक्शन के बीच बाढ़ प्रभावित लैंडस्केप से मानवीय रेजिलियंस और डेस्परेशन की कहानियां सामने आईं। पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव में बलविंदर सिंह नाम के एक किसान ने अपने परिवार के साथ अपने साधारण घर की छत पर 2 दिन बिताए। उन्होंने असहाय होकर देखा कि उनके जीवन भर की पूरी मेहनत, लगभग तैयार धान का खेत, गंदे पानी के नीचे गायब हो गया। उन्होंने एक बचाव कर्मी को बताया। उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी। हमने सब कुछ खो दिया। घर बच सकता है, लेकिन हमारी आजीविका चली गई। हम आर्मी बोट के आने तक बिस्कुट और बारिश के पानी पर जीवित रहे। हम जीवित हैं, लेकिन हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। उनकी कहानी उन हजारों परिवारों की दुर्दशा को दर्शाती है, जो अब एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रहे हैं। सामने आ रही त्रासदी के जवाब में भारत सरकार ने एक मैसिव मल्टी एजेंसी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को सभी प्रभावित राज्यों में तैनात किया गया था। टीमों ने ट्रेचरस कंडीशंस में 24 घंटे काम किया। फंसे हुए लोगों को छतों से एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया और कस्बों और गांवों की डूबी हुई सड़कों पर नेविगेट करने के लिए इन्फ्लेटेबल बोट्स का उपयोग किया। हिमाचल प्रदेश में सेना के इंजीनियरों ने आइसोलेटेड वैलीज को फिर से जोड़ने के लिए अस्थायी पुल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मॉन्यूमेंटल था, जिसका ध्यान जीवन बचाने और बाढ़ के पानी से कटे हुए लोगों तक पहुंचने की इमीडिएट प्रायोरिटी पर था। इन अंधेरे समय के दौरान साधारण नागरिकों का साहस चमक उठा। दिल्ली के एक बाढ़ग्रस्त कॉलोनी में युवा पुरुषों के एक समूह ने अपने इनंडेटेड ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट से बुजुर्ग निवासियों को इवैक्यूएट करने में मदद करने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाई। वे छाती तक गहरे पानी में चले गए, अपने पड़ोसियों को अपने कंधों पर सुरक्षा तक ले गए। पंजाब में स्थानीय गुरुद्वारों या सिख मंदिरों ने तुरंत अपने दरवाजे खोल दिए, कम्युनिटी किचन्स और रिलीफ सेंटर्स में बदल गए। स्वयंसेवकों ने दिन रात काम किया ताकि हजारों डिस्प्लेस्ड लोगों को गर्म भोजन या लंगर तैयार और वितरित कर सके, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इमेंस एडवर्सिटी के सामने सेल्फलेस सर्विस की भावना को दर्शाते हुए यह कम्युनिटी लेड रिस्पॉन्स कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन था, इससे पहले कि ऑफिशियल हेल्प पहुंच सके। जैसे जैसे रेस्क्यू फेज रिलीफ में बदलता है, सरकार ने डिस्प्लेस्ड लोगों को रखने के लिए हजारों अस्थायी शिविर स्थापित किए हैं। अकेले पंजाब में 19,500 से ज्यादा लोगों को इन आश्रयों में ले जाया गया है, जहां उन्हें भोजन, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी चिकित्सा ध्यान मिल रहा है।
अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता पैकेज और फसल और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की घोषणा की है। हालांकि जरूरत का पैमाना ओवरवेलमिंग है। रिलीफ कैंप्स में कई लोग अपने बच निकलने के ट्रॉमा और यह न जानने की चिंता की बात करते हैं कि वे किस चीज पर लौटेंगे। तत्काल चुनौती सिर्फ आश्रय प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करना है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। 2025 की बाढ़ से आर्थिक नुकसान चौंका देने वाला है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का शुरुआती अनुमान है, जो ज्यादा विस्तृत आकलन पूरे होने पर बढ़ने की संभावना है। यह आंकड़ा राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक विनाशकारी झटका है। इस नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विनाश से आता है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बह गई हैं, दर्जनों पुल ढह गए हैं और बिजली और संचार लाइनें काट दी गई हैं। इस महत्वपूर्ण नेटवर्क को फिर से बनाना एक मॉन्यूमेंटल और कॉस्टली टास्क होगा, जिससे रिकवरी एफर्ट्स बाधित होंगे और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक गतिविधि की वापसी में महीनों अगर सालों नहीं की देरी होगी। कृषि क्षेत्र, जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को एक अनप्रेसिडेंटेड झटका लगा है। पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि के विशाल विस्तार हार्वेस्ट सीजन से ठीक पहले डूब गए थे। अनुमानित 1,49,000 हेक्टेयर फसलों, मुख्य रूप से चावल और कपास, का नुकसान न केवल व्यक्तिगत किसानों के लिए एक वित्तीय नुकसान है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। यही स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी देखी जा रही है, जहां इसी तरह की बाढ़ ने उनकी फसलों को नष्ट कर दिया है। इस क्षेत्रीय तबाही ने सोरिंग फूड इन्फ्लेशन के डर को जन्म दिया है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सीवियरली कंस्ट्रेन्ड है, जिससे दक्षिण एशिया भर में लाखों उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित समुदायों का सामाजिक ताना बाना टूट गया है। बाढ़ ने 3,50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया है, जिससे उन्हें भीड़भाड़ वाले और अक्सर अनसैनिटरी रिलीफ कैंप्स में मजबूर होना पड़ा है। परिवार अलग हो गए हैं और पूरे गांव अनइनहैबिटेबल हो गए हैं। घरों, आजीविका और प्रियजनों को खोने का मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा गहरे और लास्टिंग स्कार्स छोड़ जाएगा। बच्चे विशेष रूप से वल्नरेबल हैं, उनकी शिक्षा बाधित हुई है और उनकी सुरक्षा की भावना टूट गई है। लॉन्ग टर्म सोशल कॉस्ट में सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय और उन्हें बनाए रखने वाले सामाजिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण शामिल है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए सिर्फ वित्तीय निवेश से कहीं ज्यादा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हुए इस आपदा को एक महत्वपूर्ण वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता हमारे विकास और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव की मांग करती है। अब सिर्फ पोस्ट डिजास्टर रेस्क्यू और रिलीफ पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। भारत को ज्यादा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारी निवेश करना चाहिए, खासकर वल्नरेबल फ्लड प्लेन्स और माउंटेनस रीजन्स में। इसमें लो लाइंग एरियाज में निर्माण को रोकने के लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ज्यादा समय देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना और बांधों का आधुनिकीकरण और नेचुरल वेटलैंड्स को बहाल करके जल प्रबंधन में सुधार करना शामिल है। अगले अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के लिए तैयारी करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक अर्जेंट नेसेसिटी है।